देश में भाजपा सरकार का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड का जो कानून है, जो बिल है, वो भी संसद भवन में पास हो चुका है। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ की आम जनता मौजूद है। आइए जानते हैं उनकी इस विषय पर क्या राय है। भाई साहब, भाजपा सरकार का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, क्या देखते हैं भाजपा सरकार को? कितना आपको लाभ हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, और देश को या उत्तर प्रदेश को भाजपा किस तरफ लेकर जा रही है? विकास की ओर लेकर जा रही है या कहाँ पर लेकर जा रही है? अब सबसे बड़ी बात है कि 8 साल के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा फार्मूला नहीं दिया जिस फार्मूले को अवलोकन करके मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति संवेदनशील है, विकास के प्रति इसका कोई व्यक्तिगत पॉलिसी और एनालिसिस है। आप विशेषकर अगर उसकी सार का उपलब्धि अगर हम बात करते हैं कि विकास का, तो भारतीय जनता पार्टी जो विकास का डाटा देश के पटल पर रखती है, प्रदेश के पटल पर रखती है, वो को डाटा का अवलोकन करने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी को 8 साल के अंदर आप 0 पॉइंट ईमानदारी से दे देंगे। यही इसकी उपलब्धि है, यही इसकी पॉलिसी है, इसी पॉलिसी पर ये आगे काम करती है। मैं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी बता दे कि इसने पूरे उत्तर प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का कोई कल कारखाना डाला, तो सवाल होगा नहीं। इसने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने सरकार के कालखंड का 1 किलोमीटर कहीं रेल लाइन बिछाया, आपके पास कोई जवाब नहीं। आपसे ये सवाल किया जाए कि कोई आपने स्टील प्लांट डाला, नहीं डाला। आपने कोई सीमेंट फैक्ट्री डाला, आपने नहीं डाला। आपने कोई लोहा फैक्ट्री डाला, आपने नहीं डाला। आपने शिक्षा का कोई हब का निर्माण किया, आपने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप 1 मेगावाट बिजली की परियोजना रखी, नहीं रखी। अब विकास तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास शौचालय में है। ये भारत 60 के दशक में इसरो का निर्माण करता है और यही भारत 2024 के कालखंड में, 2025 के कालखंड में शौचालय का निर्माण करता है। विकास तो ही ऐसा, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। विकास इसका मंदिर है, विकास इसका हिंदू मुसलमान है, विकास इसका वक्फ बोर्ड है, विकास इसका ट्रिपल तलाक है। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विकास निश्चित तौर पर कर लिया है। जनता को तो 3 किलो गेहूं, तो अपना विकास कैसे कर लिया है भारतीय जनता पार्टी में? 500 हाईटेक कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया पूरे देश के अंदर। हाईटेक मैंने सहायक कार्यालय का मैं बात नहीं करता, अब उसका तो विकास हो गया। हर जगह जमीन का रजिस्ट्री कराना, हर जगह 5 स्टार कार्यालय बनाना, या उसका तो विकास हो गया। उसके कार्यकर्ताओं का विकास हो गया, उसके मंत्रियों का विकास हो गया, उसके मुख्यमंत्रियों का विकास हो गया, भारत सरकार के मिनिस्टरों का हो गया, तमाम लोगों का हो गया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि देश की जनता आज 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं के लिए लाइन लगा करके, करबद्ध लाइन में खड़ी होकर के 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल ले रही है। हमारे समझ से अगर पूरे उत्तर प्रदेश के भूगोल का आप अवलोकन करिए, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, कॉलेजों के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, तो आप ईमानदारी से बगैर आंख खोले आपने 0 नंबर भारतीय जनता पार्टी को आप सुपुर्द कर देंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत अली साहब, भाजपा सरकार का 8 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। साथ ही साथ भाजपा सरकार ने संसद भवन में भी वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको पास कर दिया है। हाँ, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको बता दें सौखी सीधी बात, जो मतलब इस तरीके की घटनाएं बोलना चाहिए सरकार को करना चाहिए, वो कर रहे माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे राणा सांगा जी हो, चाहे अब्बू आजमी हो, जो ये चाहे अखिलेश यादव जी भी, ये विपक्ष खुद बिजली पानी, बीज खाद, आवास इंदिरा के कोई मतलब बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं बात विपक्ष भी नहीं करना चाहता। विपक्ष खुद भी सरकार को एनर्जी दे रहा। अब जिस तरीके से अब्बू आजमी और रामलाल सुमन जी बोले हैं, ये शोभा नहीं देता। यही लोग ये बात किसान मजदूर की नहीं उठा सकते थे, आज सरकार का क्यों दोष दे रहे? विपक्ष कोई घिनौनी हरकत पर चल रहा है। आज यही जब अनुसूचित जात का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था। मायावती जी के जानलेवा हमला गेस्ट हाउस में किया था।
जब अनुसूचित जाति को प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया था तो इंदिरा जी ने कहा था बाबू जगजीवन जी से कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और रह गया जहाँ तक मुसलमानों की बात, तो मुसलमानों को समाजवादी कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा छल रही है। ये कहते गठबंधन, हम कहते गठबंधन नहीं, ये ठकबंधन। अरे तुम्हारी अगर हिम्मत है और समाजवादी कांग्रेस बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है तो रोड पर क्यों नहीं लड़ाई लड़ रही है? आप चैनल चला रहे हैं, आप अपने हिसाब से न्यूज़ को दिखाएंगे। ये पहले से ही मुसलमानों की कमर तोड़ दी गई थी। तो आपके हिसाब से जो भाजपा सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड का जो बिल पास किया है वो सही बात किया? वो उनको सरकार चलानी है, उनको जो सरकार चलाता है अपने हिसाब से कानून बनाता है, किसी से परमिशन नहीं लेता बहुमत की या गठबंधन की सरकार है। बाकी जहाँ तक बात रही जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, एक लाइन में हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने सारे धर्म गुरुओं से इसके लिए खुशामद करेंगे, गुजारिश करेंगे और रोड पर उतरेंगे और मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेंगे। ये कांग्रेस मुसलमानों की बार बार बात करती है। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी थी तो बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की कांग्रेस की गठबंधन में सरकार थी, क्यों नहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खुलवाई, जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनवाया। अगर विदेश की रास्ता न खुली होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा दुर्दशा होती। आप हमको बता दीजिए, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारा देती, दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई ओबीसी, और नेता विरोधी दल किसको बनाया है? माता प्रसाद पांडे को। और इसी कांग्रेस में आप देख लीजिए कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान है। मुसलमान की अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो समाजवादी कांग्रेस केवल कमजोरी की फायदा उठाना चाहती है। यही मुलायम सिंह जी ने मदरसा वोट बनवाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों से वोट खींचना चाहती है, उनके लिए कोई हित में कोई कार्य नहीं करती, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, नहीं उनका भला चाहते हैं। आप हमको बता दीजिए, राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, गुलाम नबी आजाद पहले निकाल दिए गए हैं। अगर देश की आज़ादी के बाद किसी को मुसलमान को सम्मान दिया था वो स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने। भारत सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती सही साहब को बनाने का काम अगर बीपी सिंह ने किया था, उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार थी। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है मदरसा बोर्ड बनवाया था कि जिंदगी भर पढ़ो गंवार रहो। बाकी एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक हाथ में अगर कुरान लो तो एक हाथ में लैपटॉप भी लो। दीनी तालीम तो हमारी है, बाकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था दुनियावी भी हमारी तालीम हासिल है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जिस तरीके की समाजवादी कांग्रेस घिनौरी छुतेहरी राजनीति करना चाहती है और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस खत्म करना चाहती है, तो कांग्रेस खुद ही कभी नेता परिपक्ष होगा, कभी नेता संसदीय दल का होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ओवैसी कोई बात बोले तो बीजेपी भी टीम दलाल, मायावती बोले तो बीजेपी भी टीम दलाल। यही माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था 2019 में कि मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता हूँ। जब बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात रही, जाति जनगणना की बात रही, जाति जनगणना 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री और मुसलमानों की ही बदौलत से रहे, और 1 बार जो है अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे। 2009 के चुनाव में मुलायम सिंह जी ने जब कल्याण सिंह को मिलाया और कल्याण सिंह जी 39 से 23 सीटों पर आए, मुसलमानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मुसलमान भाइयों माफ़ करो, और तब जो है मुलायम सिंह की फिर 12 में सरकार बनी। आपको हम बता दें, आने वाले दिन में इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को अगर कोई ख़त्म करने वाली है तो कांग्रेस है। इसके बारे में अपने मुसलमान के सारे धर्म गुरुओं से गुजारिश करेंगे कि मस्जिद में तो आप इबादत करेंगे ही करेंगे, बाकी रोड में आवाम की भी लड़ाई लड़ो। हिंदू हो मुसलमान हो, अपना सब परिवार है और सबकी ही मदद करो, समझो। दूसरा जहाँ तक सवाल रहा है, आप जो है सरकार का दोष ले रहे, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष रोड पर उतर रहा है। संसद भवन में कुछ दिग्गज नेता ऐसे भी हैं जो संविधान को नीचे मानते हैं और कुरान को ऊपर मानते हैं, कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें, संविधान है, संविधान से देश चल रहा है और जो है कुरान से धर्म चल रहा है। तो धर्म को और संविधान को एक में नहीं जोड़ा जा सकता है, संविधान को धर्म को एक से नहीं जोड़ा जा सकता है। बाकी ये जरूर हम आपको बता देना चाहते हैं, 1987 में
बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेस ने ही खुलवाया था। जड़ की तो जो है बीमारी की जड़ तो वहीं से पड़ गई थी। आखिर में 2 मिनट सर के कौन जाई। तो इससे आप ये मूल्यांकन कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमानों को ठगना चाहती है और मुसलमानों के कंधे पर बंदूक दागना चाहती है। तो कह रहे थे भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम कराती है। ये हिंदू मुस्लिम तो आप ये समझ लो 89 में ताला कौन अयोध्या का खुलवाया था? माननीय स्वर्गीय 88 में माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं ने खुलवाया था। ये विद्वान है, भाजपा के ही विद्वान है। ये कह रहे थे सच्चर कमेटी जो है बनी, ये सच्चर कमेटी का पैरा नंबर कैसे, ये बोल रहे थे। जरा सच्चर कमेटी के बारे में इनसे पूछ लीजिए कि पैरा नंबर क्या था जिसमें सच्चर कमेटी में आपके साथ अन्याय हो गया। आप हमको ये बता दीजिए, जब सच्चर कमेटी एक तो बनानी नहीं आपको चाहिए थी। अगर जो चीज़ बनाई जाती है और कानून के दायरे में उसको लाया जाता है तो उसको संविधान में लागू किया जाता है। और एक चीज़ ये थोड़ा, जैसे समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता दिया 12 से 17 तक, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब तक बेरोजगारी का तो भत्ता मिला, और जैसे सरकार गई तैसे बेरोजगारी भत्ता खत्म हुआ। तो ये के संविधान में क्यों नहीं माननीय अखिलेश जी ने लागू किया था कि लागू कर देते भाई, 500-500 हज़ार सबको मिलते रहते हैं अधीनस्थ वोट में। कहीं चेयरमैन राजकिशोर यादव और कहीं जो है लोक सेवा आयोग में अनिल यादव। यही सोच यही विचार चल रहा, तब जनता ने अपना निर्णय लिया। सुनिए, इनसे ये पूछिए कि सच्चर कमेटी किस आर्टिकल के तहत जो है सच्चर कमेटी बनी। आज जिस पैरे में ये बोल रहे हैं कि सरकार ने अपने संवैधानिक प्रोसीडिंग में उदासीनता दिखाते हुए सच्चर कमेटी के जो मानक निर्धारित किए गए थे, उस मानक के तहत सच्चर कमेटी के जो संचालन करने वाली टीम थी वो पालन नहीं की। रह गया सवाल कि इनको किसी ने बता दिया है कि सच्चर कमेटी है। इनको ये भी पता नहीं कि कोई भी नेशनल पॉलिसी को राज्य सरकार से जब केंद्र सरकार आदेशित करेगी कि आप अमुक बिल पर आप अपना स्टेट का राय रख सकते हैं, लेकिन इनको ये भी पता नहीं, ये सच्चर कमेटी की बात करते हैं। ये बात ये भी नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी ही थी जो आरएसएस और मुस्लिम लीग पर धार्मिक उन्माद भड़काने के नाम पर प्रतिबंधित कर दी। ये कांग्रेस ही थी। हम ये कहते हैं कि राजनीति को राजनीति की तरह होने दीजिए, लेकिन इनको तो राजनीति के पीछे जात का नंगा नाच करना है, धर्म का नंगा नाच करना है और समाज को जात और धर्म के भट्टी में झोंक करके देश का सत्यानाश करना है। ये वो लोग हैं, बस इनके पास जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, इनका ये कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, इस हिंदुस्तान में जब से जातिवाद बढ़ा है तब से लोकतंत्र मजबूत हुआ, और जातिवाद कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। दूसरा सवाल हम आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, और जो है फैसला 10 जनपद में होता था माननीय सोनिया जी की कोठी में। इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। अब इसके आगे कोई टिप्पणी तो नहीं की जा सकती है, समझो। और जहाँ तक धर्म की बात रही है, एक मिनट, जहाँ तक धर्म की बात रही है, तो ये पार्टी जो है बनाई हुई पार्टी ये भी तो एक है। देखिए, भाजपा सरकार कौन, एक व्यक्ति की बात नहीं है। जनता क्या सोच रही है, जनता क्या कहती है, उस पर आइए। एक व्यक्ति के कह देने से आप कह रहे हैं कौन सा चेयरमैन कलीमुद्दीन और साहबुद्दीन बना दिए गए हैं? कौन सा बना दिए गए हैं? यूपी पे सुनिए, कौन सा बनाए गए हैं और क्या हुआ है? क्या सांसद है मुस्लिम भाजपा से और कैसे मंत्री बनाए गए हैं? कितने मंत्री बनाए गए हैं मुसलमान के मसीहा मोदी जी हैं? ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है। जो बात सही है उसको देखिए ना, जनता सब देख रही है कि कौन सा बोर्ड के और यूपीएससी बोर्ड के और फला बोर्ड के जो है और चयन बोर्ड के कितने जो है कलीमुद्दीन, हकीमुद्दीन, शमसुद्दीन बना दिए गए हैं कि अब भर्ती हो रही है तमाम। और जहाँ तक भर्ती बोर्ड का जो भी चेयरमैन होता है वो ज्यादा से ज्यादा जो है निष्पक्ष बात करता है। केवल आरोप लगा देने से कोई गलत नहीं हो जाता। अगर आरोप लगाता तो अभी वो जेल के अंदर होता। जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जातिवाद का, आप ये बताइए, अभी पुलिस भर्ती हुई है, कौन से जात के सबसे ज्यादा हुए हैं ये भी देखिए ना। कौन सा अखिलेश यादव की सरकार है या स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार है?
सरकारों से नहीं मतलब है। जो मेहनत करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा और भाग दौड़ करेगा, दौड़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो होगा नौकरियों में। जो IAS, IPS, PPS, PCS हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तब वो अपनी योग्यता के आधार पर हो रहे हैं। किसी जाति से नहीं मतलब है। लेकिन हाँ, जो 27% है उसमें उन लोगों का हक मिलता है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के देख रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये राम राज्य की सरकार है, उसमें पिछड़े और दलितों का हक मार लिए। और संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी जी भी हैं, तो उनका हक क्यों नहीं दिए? पहले हाई कोर्ट से आया, फिर अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो ये टरका रहे हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, कभी गरीब के भेष में, कभी किसान के भेष में, न कभी किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये कभी देखने नहीं गए। लेकिन आपके चैनल पे, अखबारों में छपता है, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, केवल चैनलों चलता। अब तो हुआ नहीं है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और भय मुक्त उत्तर प्रदेश, हुआ नहीं है। कहाँ हुआ? अभी लखनऊ जैसे मेट्रो सिटी में एक जो है ऑटो वाला महिला को ले जाके 30 किलोमीटर मलिहाबाद में इस तरह का जघन्य अपराध किया। इनके थाने, इनके पुलिस चौकी, इनके जो है 112 डायल पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की ड्यूटी रात में क्यों लगाई जाती है? कोई अप्रिय घटना न घटने पावे। और ये मेट्रो सिटी है, राजधानी है, और राजधानी 20 शहर आलमबाग है, ऐसा नहीं इंटीरियर इलाका है कहीं जो है उस तरह का है। तो 20 शहर से जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कैसा रामराज, कैसा कानून का राज? आप ये बताइए ना। जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल बैठते हैं, MLA हैं, MLC हैं, IAS, IPS, PPS, PCS हैं। आप ये बताइए कि MLA और MLC, सुनिए, जिस जिले में है वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के अगल बगल 300 बीघे का कृषि फार्म और बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं। और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़े। 1 मिनट। और ये 7-7 फॉर्चूनर लिए, कहाँ से लिए? विधायक निधि की कभी जांच करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? ये भ्रष्टाचारी कहाँ से लाए? ये कभी सवाल पूछते हैं? उनकी जांच क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या नाम है? अगल बगल बैठे, लालजीत यादव मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे इनको लिए? देखिए, जहाँ तक रहा, हम किसी पर कमेंट कोट नहीं करते हैं। सवाल जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी इनका कहना है जगह जगह पे भ्रष्टाचार, कौन होगा जिम्मेदार? क्या कहना चाहेंगे? अब भ्रष्टाचार के बारे में तो हो रहा होगा। भ्रष्टाचार तो ऐसे कुछ नहीं है। बाकी आदमी जो है ईश्वर को भी बुरा कहने से नहीं छोड़ता है। ये तो दुनिया है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात की है, उसी आधार पर काम हो रहा। और जहाँ तक रहा, जिस वर्ग कर रहा है, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। डिप्टी CM अगर मौर्य बिरादरी के केशव प्रसाद जी थे, तो डिप्टी CM ने भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी बनाया है। और जहाँ तक रही बात जाति जनगणना की, तो जाति जनगणना से सरकार पे मांग कर रही हैं अनुप्रिया पटेल जी, और जाति जनगणना बहुत जल्दी ही अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी के नेतृत्व में होगा।